व्यवस्थित रूप से बढ़ा सके। मेरा आग्रह रहेगा ओम प्रकाश शर्मा जी से, रिचपाल शर्मा जी से, ओम प्रकाश नैन जी से और भगवती बागड़ी जी से, कृपा करके वो एक बार आए और बुक्के देकर हमारे महबूब नेता और हमारे ऐसे नेता जिनको देखने के लिए आप सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे। सुरेश पांचाल जी भी एक बार साथ में लगेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। शाल से स्वागत करने के लिए मदन लाल गोयल जी, भगवान दास जी और बलदेव वाल्मीकि जी। मेरा आग्रह शॉल के साथ स्वागत करेंगे मदन लाल गोयल जी, भगवान दास जी और बलदेव वाल्मीकि जी। भाई आपकी ताड़ियां बजती रहे सभी की। जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत आप सभी का। और अभी हम हमारे माननीय नेता का तलवार के साथ स्वागत करेंगे। कृष्ण बेदी जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष और पर्ची लंबरदार जी से मेरा आग्रह, कृपा करके तलवार भेंट करके हमारे महबूब नेता का स्वागत करें। तलवार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाते रहे आप सभी। मेरा आग्रह प्रमोद शर्मा जी से, अमित ढाकल जी से, राजेंद्र नैन जी से, मनदीप चहल जी से और राजेश जी से, जो कि आरती एसोसिएशन के प्रधान है, वो बुके भेंट करके माननीय मोहनलाल कौशिक जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहे। जोरदार ताड़ियां। शाल से स्वागत के लिए विजेंद्र शर्मा, जयदेव, मुकेश शर्मा, मनोज, प्रीतम और धर्मवीर बाटा जी, हमारे सभी मंडल के महामंत्री शॉल के साथ स्वागत करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। सुरेश तनोता जी से भी आग्रह, कृपा करके वो भी एक बार मंच पर पहुंचेंगे और स्वागत करेंगे। जोरदार ताड़ियां आप सभी की बजती रहे। मेरा हम सभी के महबूब नेता और हमारे आज के प्रत्याशी और नरवाड़ा विधानसभा जो कि कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, कृष्ण बेदी जी से आग्रह, कृपा करके वो हमारे बीच में आए और हम सभी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ अपनी बातचीत साझा करें। जोरदार तालियां बजाते रहे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे ऐसे महबूब नेता माननीय कृष्ण बेदी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियां बजती रहे। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। हम सबके परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों के साथ लगातार। मंच पर विराजमान मेरी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, गांव-गांव से पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं आप सभी से कमल के फूल पर 5 तारीख को बटन दबाने की अपील करता हूं। आपसे विनती करता हूं कि कमल के फूल का बटन दबाकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाने का काम करें। जब आप 5 तारीख को कमल का फूल का बटन दबाने का काम करेंगे, नायब सिंह सैनी जी आपके सपनों का हरियाणा बनाने का काम करेगा और कृष्ण बेदी आपके सपनों का नरवाड़ा बनाने का काम करेगा। मित्रों, केवल 10 दिन का समय मिला हमें चुनाव के अंदर, परंतु टाइम बेशक से कम मिला हो, हमारे
विश्वास देकर जा रहा हूं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मित्रों, आप लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को माना है, नायब सैनी जी के किए हुए कामों पर आपने मोहर लगाने का काम किया है। 5 तारीख को एक बार कमल खिलाने का काम करें, आपके सपने साकार करने का हम काम करेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, ये पल्ला पसार कर मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बड़ी मेहरबानी। हमारे नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, हमने उनकी बात को सुनना है और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोहनलाल बड़ौली जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण बेदी जी, आपके प्रत्याशी आपके बीच के। मेरा अगला आग्रह ऐसी शख्सियत से 24 में से 18 घंटे काम करने वाले हमारे त्यागी पुरुष अपनी सीट का त्याग करके और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल कौशिक जी से मेरा आग्रह रहेगा, कृपा करके वो आए और अपने विचारों से हमें ओत-प्रोत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। एक बार सभी मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारी इस नरवाना की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हिंदू सम्राट भारत की 140 करोड़ जनता के हृदय में वास करने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज इस 2024 के चुनाव के बीच में पहली संबोधन करने के लिए, पहली सभा नरवाना में संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। एक बार सभी से निवेदन, खड़े होकर जोरदार स्वागत, खड़े होकर ताली बजाते हुए सभी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो एक बहुत ही योग्य और बढ़िया उम्मीदवार आपको दिया, ऐसे भाई कृष्ण बेदी जी, यहाँ के प्रभारी अमरपाल राणा जी, मदन गोयल जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, राजकुमार चार जी सांसद, प्रभारी जिला जींद छत्रपाल गंगवार जी, अशोक तंवर जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, रिचपाल शर्मा जी, पृथ्वी सिंह नंबरदार जो 2 बार यहाँ से विधायक रहे, बलदेव वाल्मीकि जी, भारत भूषण टाक जी, अमित ढाकल जी, प्रमोद जी मंडल के अध्यक्ष, राजेंद्र नैन जी मंडल के अध्यक्ष, अनुराधा जी, समस्त भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे पुराने नेता जोरा सिंह जी, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहने, छायाकार पत्रकार साथियों, आज आप सब जिस जोश और उत्साह के साथ योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचे हैं, भाई कृष्ण बेदी जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज
आप सबके आशीर्वाद से नरवाना में जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, मुझे आपके जोश से, आपके उत्साह से लगता है कि इस आने वाली विधानसभा चुनाव में आपने कमर कस ली है, आपने संकल्प लिया है भाई किशन बेदी जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और आपने संकल्प लिया, आपके उत्साह से लगता है कि हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आपने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का भी संकल्प आज नरवाना की जनता ने लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी आगाज को करने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आए योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपका इस हरियाणा प्रदेश की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हरियाणा प्रदेश में लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने जो काम किए और जो हमारा संकल्प पत्र अभी जारी किया और उसमें हमने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, नई सरकार बनेगी, हरियाणा प्रदेश की सभी अपनी बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसी प्रकार से तमाम महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। इसी प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का काम, जिस प्रकार से खरखोदा में IIMT बनी है, 10 इसी प्रकार के औद्योगिक सेक्टर बसाते हुए हरियाणा प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी हमारी सरकार ने दी है। इसी प्रकार से गरीब आवास योजना के तहत 5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की योजना नायब सिंह सैनी जी की सरकार की है। हरियाणा प्रदेश के तमाम बुजुर्गों को जो सम्मान देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, उसको भी जिस प्रकार से पेंशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, उसी तर्ज पर 6000 रुपए से ज्यादा देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो 20 संकल्प पत्र हमने, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे, उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया है, ये संकल्प पत्र हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से 2014 के चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसको हमने पूरा लागू करने का काम किया। 2019 में जो संकल्प पत्र जारी किया था, उससे भी आगे बढ़ते हुए हमने काम करने का प्रयास किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस 2024 का जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, इसको भी पूर्णतः लागू करने का काम लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार करेगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 5 अक्टूबर का समय है और जिस जोश और उत्साह के साथ इस नरवाना के कार्यकर्ता लगे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे जोश के साथ जिस प्रकार से आप लगे हैं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अब की बार नरवाना की इस भूमि पर कमल का फूल खिलेगा। आपके आशीर्वाद से किशन बेदी जी विधायक बनेंगे, आपके आशीर्वाद से नायब सैनी जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। इसलिए एक जोरदार नारे के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमारे त्यागी पुरुष, हमारे अध्यक्ष जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दें हमारे अध्यक्ष जी का। अब आप लोग सुबह 8:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार हमारे को फोन और मैसेज आने लग रहे थे कि योगी बाबा किस टाइम आएंगे। वो घड़ी आपकी पूरी हो चुकी है। हमारे बीच में एक ऐसे नेता जिसको केवल देखने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, कांग्रेस, बसपा, सारे पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक ऐसे नेता और एक ऐसे संत आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आग्रह रहेगा उनके चरणों में वो आए और अपने मुखमंडल से हम सभी को आशीर्वाद दे। जोरदार तालियां बजती रहे। बोलिए
सियावती रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कृष्ण बेदी जी, जिला अध्यक्ष जी श्री जयदेंद्र ढुल जी, प्रभारी मदन गोयल जी, लोकसभा के उत्तर प्रदेश बरेली के सांसद और यहां के प्रवासी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, प्रभारी नरवाना विधानसभा श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, संयोजक ऋषपाल शर्मा जी, पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह जी, योगी सुखराई नाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, संतजन, भारी संख्या में नरवाना विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं प्रभु श्री राम की धरती से आज यहां पर उचाना माता की इस पावन धरा पर आया हूं। आप सबने म्यारी राम राम। बहनों और भाइयों, राम नाम की ये महिमा है कि आज मैं आप सबसे यहां पर मिल पा रहा हूं और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार अब समाप्त हुआ। प्रभु श्री रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस राम के नाम से हमें भवबंधन से मुक्ति मिलती है, जिन प्रभु राम के छूने मात्र से भी एक पत्थर तैरने लगता है, उस प्रभु राम के नाम से कांग्रेस और इन लोगों को ही परेशानी होती थी। अगर आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया, तो इसके लिए ये सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले दल जिम्मेदार हैं, जिनका एक ही प्रयास था, एन केन प्रकारेण भारत की आस्था का अपमान करना, भारत के महापुरुषों का अपमान करना। कांग्रेस भी और इन लोग भी लगातार जीवन भर यही कार्य करती रही। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक और अयोध्या में प्रभु राम लला के
दूसरी तरफ अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस हो या इन लोग, ये जितने भी दल हैं, ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं। ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस ने अपने आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद एक भी एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण संत रविदास जी के नाम पे नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं किया। यहां पर तो लोग करते थे केवल अपने नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर। बच्चा पैदा बाद में होता था, पहले उसका नामकरण हो जाता था, उनके नाम से किसी एयरपोर्ट और स्टेडियम का नाम रख दिया जाता था। और इसीलिए आज जब ये विधानसभा हरियाणा का चुनाव हो रहा है, तब मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वालों के लिए इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो बहनों और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आज यूपी में दंगा नहीं, आज बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही तो कार्य आपके हरियाणा में भी हुआ। बहनों और भाइयों, जो यहां भाई भतीजावाद था, कांग्रेस का रहा हो या इन लोग का रहा हो, जो यहां गुंडागर्दी थी, जो यहां चौध वसूली होती थी, जो भ्रष्टाचार था, पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में
और उसके उपरांत अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाने का काम की है। आजादी के बाद ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी जो 10 वर्ष पहले आपने चुनी थी। यहां पे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, हर घर नल की योजना हो, हर घर की कनेक्टिविटी हो, अधिकाधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हो, बेटी की सुरक्षा हो, व्यापारी का सम्मान हो, धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य हो। ये सभी कार्य द्रुत गति से पिछले 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखने को मिले हैं। आज हरियाणा परिवारवाद का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है, तेजी के साथ उभरा है। और अगले 12-15 वर्ष जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, अमृत काल का यह अवसर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। देश के बारे में बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, आज आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, याद करिए, इन लोगों का हरियाणा के बाहर कोई अस्तित्व नहीं, एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेकी बहारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेईमानी होगी। और कांग्रेस आज इस बेईमानी पे उतर चुकी है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इन्होंने आजादी के बाद 75 वर्षों में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को आपस में लड़ाने का काम किया, जातीय सेनाएं खड़ी की, ये जातिवाद, ये मत और मजहब की राजनीति, ये विकास की सबसे बड़ी बाधा है। बहनों और भाइयों, अगर हमें विकास करना है, अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, अपने भविष्य को सुखद और उज्जवल बनाना है, तो हमें इन बैरियर्स को पार करना पड़ेगा जो जातिवाद के नाम पर है, मत और संप्रदाय के नाम पर है, जो किसी अन्य कारणों से है। इन सब से उभर करके कार्य करना होगा। और इसी के लिए 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करेगी। मेरी सरकार का मंत्र होगा जिसमें समान रूप से एक सर्वसमावेशी विकास का कार्य होगा
और इस सर्वसमावेशी विकास ही राम राज्य की अवधारणा को पूरा करेगा। और इसके लिए उन्होंने मंत्र दिया था सबका साथ सबका विकास का। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस तो आपके पास आएगी, नारा देगी, इन लोग भी आपके पास आएगी, जाति का नारा देगी, विभाजन की नारा देगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जब इन्हें सत्ता मिली थी तब क्या किया था? कैसे कैसे नजारे थे इनके समय में? लूट धड़ल्ले से होती थी, यहां तक कि हिंदू मंदिरों से भी ये लोग पैसा ले लेते थे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा के अंदर पहले माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, बुनियादी सुविधाएं जनता जनार्दन को मिली है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोग के नेता गायब थे, कोई सेवा का कार्य नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी तब नारा देती थी कि सेवा ही संगठन है, और एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस जज्बे के साथ आज भारत को एक नया नेतृत्व देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और इसी कारण से आज मैं आपके बीच आया हूं, चाहे वह अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हुआ हो, या फिर बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ को निर्माण करने का कार्य ये कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उन्हें चुनाव हरवा दिया था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। और इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोग अपमान करते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए किसी भी तीर्थ के विकास में कभी रुचि नहीं ली। मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन के जिस भवन में रहकर के इन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त किया था, उस भवन को मोदी अब आतंकवाद नहीं पनप सकता है, अंतिम श्वास गिन रहा है। ये छोट मोट